अगर मैं आपको कहूं कि इन दोनों मिट्टियों में से कौन सी मिट्टी आपको ज़्यादा पसंद आएगी अपने पौधों के लिए, तो आप यकीनन बोलेंगे कि काले वाली मिट्टी। और अगर मैं पूछूं आपको कि काली मिट्टी ही क्यों, तो मेरे स्टूडेंट जो मुझे कई सालों से फॉलो कर रहे हैं वो यही कहेंगे कि इसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसके अंदर ह्यूमस, इसके अंदर कार्बन, जो एक्टिव कार्बन है वो बहुत ज़्यादा होगा, इसके अंदर वो हर ऑर्गेनिज्म होगा जिसकी मिट्टी को ज़रूरत है, जो मिट्टी को लाइव बनाते हैं, मतलब लाइव सॉइल। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। इस वाली मिट्टी के अंदर इस वक्त कुछ भी नहीं है सवाए कालेपन के। तो हर खूबसूरत दिखने वाली चीज़ काम की नहीं होती जब तक कि उसको काम का बनाया ना जाए। एक मिसाल देता हूँ आपको, जब आपने घर बनाना हो तो जो ज़मीन आप इंतखाब करते हैं, क्या वो रेतली ज़मीन का इंतखाब करते हैं जहाँ पर रेत का टीला हो, उसके ऊपर आप ईंटें चढ़ाना शुरू कर दें और मकान बनाकर बैठ जाएं? क्या आपका मकान ज़्यादा देर के लिए टिक पाएगा? थोड़ी सी तेज़ हवा चली या बारिश आई, आपका मकान खिसक जाएगा। मकान बनाने से पहले हमेशा बुनियादें अच्छी बनाई जाती हैं और उन बुनियादों के ऊपर ही आपका पूरा मकान कई सालों तक खड़ा रहता है। अगर सीधा सीधा रेत के ऊपर मजबूत ईंटें लगाकर अच्छा सीमेंट इस्तेमाल कर लिया जाए, खूब अच्छे से दीवारों को रंग कर लिया जाए, अंदर बहुत महंगी महंगी चीज़ें रख ली जाएं, तो क्या आपका मकान मजबूत बन गया? जी बिल्कुल भी नहीं। आपका मकान सिर्फ एक बारिश या तेज़ हवा चलने की दूरी पर खड़ा है। तो अगर हम सब्जियां लगाना चाहते हैं या फिर लगाते हैं, हमें अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता, ये आप भी मानेंगे। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ खूबसूरती पर मरते हैं, खूबसूरती पर इतना पैसा लगा देते हैं कि उसकी मजबूती पर ध्यान ही नहीं जाता। तो चलिए आज आपको मैं बताता हूँ। मेरी मिसालें देने से कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं मिसाल देकर आपको ऐसे समझाता हूँ जैसे कि छोटे बच्चे को, और हर इंसान समझ जाता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो। अच्छी सोइल बनाना, माइक्रोबियल लाइफ क्या है, बैक्टीरिया क्या चीज़ है, फंगस क्या काम करते हैं, सभी टॉपिक्स को मैंने बहुत डिटेल से कवर किया हुआ है ऑलरेडी। लेकिन आज आपको एक नए अंदाज से समझाने की कोशिश करूँगा। आपकी सॉइल अच्छी वही मानी जाएगी जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आपकी मिट्टी के अंदर मौजूद हैं, तो आपकी मिट्टी फर्टाइल है। आपकी मिट्टी के अंदर खाद देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी मिट्टी के अंदर बुरे कीड़े, बुरे बैक्टीरिया या बुरा फंगस नहीं आएगा। अगर आप फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर नज़र रखेंगे, ध्यान देंगे, तो आपकी मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिज़िकल अच्छी चीज़ दिखने वाली ज़रूरी तो नहीं होता कि वो अच्छी ही हो। जैसा कि ये काली काली सी मिट्टी, मेरे भी बहुत पसंद की मिट्टी है ये, लेकिन इसके अंदर इस वक्त कोई भी माइक्रोब नहीं है। ये है राइस हस्क ऐश या कोयले की काली राख, या फिर फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की वजह से अगर आपकी सॉइल काले रंग में बदल जाती है, तब भी ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स होंगे। अगर आप लाइव सॉइल बनाना चाहते हैं, यानी ज़िंदा मिट्टी बनाना चाहते हैं, तो फिर उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ऑर्गेनिक मैटर आप कैसे इस्तेमाल करते हैं आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। सूखे पत्ते डाल दिए, गाय का गोबर डाल दिया, किचन वेस्ट की बनी हुई कच्ची कंपोस्ट डाल दी, सब्जियां धोते हैं उसका पानी डाल दिया, ये सब बातें ठीक तो हैं, लेकिन इस तरीके से बहुत देर के बाद आपकी मिट्टी फर्टाइल बनती है। चलिए मान लीजिए आपने अपनी मिट्टी को फर्टाइल बनाना है और आप 1 या 2 मज़दूर ले आए। वो कब तक काम करेंगे, कितने घंटे काम करेंगे, वो थकेंगे भी, छुट्टी भी करेंगे, बीमार भी पड़ेंगे और उनमें से कोई मरेगा भी। तो इस तरह काम तो लटक जाएगा। तो इस तरह आपकी हिम्मत भी जवाब दे जाएगी, अरे नहीं, हमसे ये सब्जियां या फिर फल वाले पौधे नहीं उगते, हमारे घर में कुछ नहीं हो सकता, हमारे हाथों में वो चीज़ है ही नहीं कि हम सब्जियां लगा सकें। और अगर आपने एक साथ ही लाखों मज़दूर लगा दिए, हज़ारों मज़दूर लगा दिए, तो ज़रा सोचिए कितनी देर में आपका मकान खड़ा हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही हमने अपनी मिट्टी को फर्टाइल बनाने के लिए कि उसमें हमें बार बार कोई खाद ऐड ना करनी पड़े, हमें ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो अपने घर इसमें जल्दी से बना लें और ख़ुद भी खाते रहें और हमारी मिट्टी को भी खिलाते रहें और हमारी मिट्टी की वजह से हमारे पौधे भी खाते रहें। तो उसको कहते हैं माइक्रोबियल लाइफ, माइक्रोबियल कॉलोनीज़, जिसमें बैक्टीरियाज़, फंगस और वायरसेस मिल के काम करते हैं। चलिए अब आपको समझाना आसान हो जाएगा। जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देख ली उनकी किस्मत अच्छी है कि इस वीडियो की समझ उनको लगने वाली है एंड तक। तो हमने बहुत सारे मज़दूर डालने हैं एक बार में। मज़दूर हमें कहाँ से मिलेंगे? पहले उनको इकट्ठा तो करना पड़ेगा। तो इकट्ठा कैसे करेंगे? किसी भी पार्क में चले जाइए जहाँ पर इंसानों का आना जाना कम हो, जहाँ पर केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना किया जाता हो, जहाँ पर दरख्तों के पत्ते नीचे गिर जाते हों लेकिन वहाँ पर कोई झाड़ू लगाने वाला ना हो। वहाँ आपने जाना है दोपहर 5 से 6 बजे के बीच में।
दरख्तों के तनों के पास में गिरे हुए पत्ते उनको हल्का सा हटा लीजिए और उनके नीचे जो काले काले से छोटे छोटे से पत्ते गले हुए और मिट्टी आपको मिलेगी, उसके अंदर मॉइस्चर भी होगा। वो 1 किलो या 2 किलो उठाकर घर ले आइए। घर लाने के बाद में किसी प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर, किसी ड्रम के अंदर आप उसको डाल दें और जितना चाहे पानी ऐड कर दें। चाहे 1 लीटर पानी डालें, चाहे 100 लीटर पानी डालें। चलिए मैं कम क्वांटिटी में आपको बताता हूँ। जितनी मेरे हाथ में मिट्टी है इतना ही बताता हूँ। इतनी मिट्टी किसी बोतल में डाल लीजिए या किसी जग में डाल लें, लेकिन वो प्लास्टिक का ही होना चाहिए। उसमें एक छोटा सा टुकड़ा आपने गुड़ का डाल देना है और 1 लीटर उसमें पानी डाल दें। उसको हला लें, शेडी एरिया में रख दें 7 दिन के लिए। 7 दिन के बाद इस थोड़ी सी मिट्टी के अंदर जितने भी माइक्रोब्स थे वो मल्टीप्लाई होकर करोड़ों की तादाद में पहुंच जाते हैं। करोड़ का लफ्ज़ निकालते ही ज़ुबान खिसक जाती है। तो करोड़ों जब होंगे तो आपकी मिट्टी को फर्टाइल करने में कितना टाइम लगेगा। और बैक्टीरिया और फंगस मल्टीप्लाई भी बहुत तेज़ी के साथ होते हैं, घंटों के हिसाब से। 1 घंटे के अंदर न जाने कितने लाखों की कॉलोनी उनकी बन जाती है। मज़दूरों की एक टीम तो आपके पास रेडी हो गई। अब क्या इसको मिट्टी में डालेंगे तो क्या ये काम करेगी? नहीं जनाब। जब तक मज़दूरों को खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी तो वो कैसे काम करेंगे? तो इनको हमें खाना भी देना पड़ेगा, इनके रहने के लिए जगह भी बनानी पड़ेगी। किनकी? माइक्रोब्स की। उनमें फंगस भी है, उनमें बैक्टीरिया भी है, उनमें वायरस भी है। लेकिन ये जो जंगल की मिट्टी आप उठा कर लाए हैं, इसके अंदर सब कुछ था। इसके अंदर पॉजिटिव माइक्रोब्स ज़्यादा थे। तो जब अच्छे माइक्रोब्स की तादाद ज़्यादा बढ़ जाएगी तो नेगेटिव या फिर नुकसान पहुँचाने वाले बैक्टीरिया माइक्रोब्स वहाँ पर नहीं रहेंगे। तो उस पानी को जिसके अंदर बहुत बड़ी कॉलोनी आपने बना ली है, अब वो काम करेंगे आपकी सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर उनका खाना भी होना चाहिए। खाना क्या है उनका? बायोमास, सूखे पत्ते, सूखी टहनियाँ, सब्जियों का वेस्ट, पौधों की जड़ें, जैसा अभी आप देख रहे हैं। तो अगर आपकी सॉइल के अंदर वो सारे माइक्रोब्स होंगे तो फिर ये जो जड़ें आपको दिख रही हैं ना, ये बहुत जल्द डिकम्पोज हो जाएंगी। आज की डेट में आपके साथ क्या होता है, अगर पौधों के पत्ते आपकी मिट्टी के ऊपर रहते हैं तो वो डिकम्पोज नहीं होते। काफ़ी दिनों, काफ़ी महीनों के बाद भी पत्ते पत्ते ही रहते हैं, भले वो सूख जाते हों, लेकिन वो गल कर काले होकर ह्यूमस में नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते? क्योंकि आपकी मिट्टी के अंदर वो फौज, वो मज़दूर हैं ही नहीं जिन्होंने इसको खाकर खाद का रूप देना था। तो वो सारी फ़ौज मैंने मुफ्त में आपको कलेक्ट करने का तरीका बता दिया। ये आप सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 बार ऐसा कर लें। 1 महीने के बाद आप ऐसा रिपीट कर दिया करें। 7 दिन के अंदर तो आपके बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ बिल्ड हो जाती हैं। हर महीने 7 दिन के लिए फर्मेंट करने के बाद वो लिक्विड आप मिट्टी में ऐड कर दिया करें। अब वो लिक्विड जो 1 लीटर का तैयार हुआ है उसमें 100 लीटर पानी मिक्स कर सकते हैं और एक एक गिलास अपने गमले में डालते रहा करें, ज़मीन में डालते रहा करें, पौधे के तने के पास में डालते रहा करें और उनको ज़िंदा भी रखना है। मज़दूरों की हिफाजत करेंगे तो ही मज़दूर आपको खाद बना कर देंगे। और वो खाद कैसे बना रहे हैं? जो भी आप उसको खाना दे रहे हैं, बायोमास दे रहे हैं, सूखी जड़ें, गीली जड़ें, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर आप उसको दे रहे हैं, वो सारा डिकम्पोज करने के बाद आपकी मिट्टी में शामिल करते जा रहे हैं। कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कैल्शियम, जिंक, बोरॉन वगैरह, जिनकी पौधों को ज़रूरत बहुत कम होती है लेकिन बहुत ज़रूरी है उनके लिए। कैल्शियम की कमी की वजह से आपके पौधे पर फल सेट नहीं हो पाएगा। आयरन की कमी की वजह से आपके पौधे की टहनियाँ और पत्तों में ग्रीनरी और मजबूती नहीं आएगी। जिंक की वजह से तना भी सही नहीं बनेगा। तो ये चीज़ें हमें अलग से ऐड करना पड़ेंगी। वो कैसे करनी है, मैंने 3 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी वो तो आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो वीडियो पर लिंक दे रहा हूँ, देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उन सभी टॉपिक्स को मैं पास्ट में कवर कर चुका हूँ। और ये बैक्टीरिया की कॉलोनी, इनकी फ़ौज हमारे पास भी होती है, हम भी सेल करते हैं, हमारे दराज स्टोर पर भी अवेलेबल होती है। बस उसको लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, थोड़ा सा गुड़ डालकर, ज़्यादा पानी डाल दें तो वो 7 दिन के अंदर फर्मेंट होकर बहुत सारे बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ बढ़ जाती हैं। लेकिन ये याद रखें, ये मज़दूर होंगे ना कि खाद। ये हमें खाद बना कर देंगे अगर हम इनको खाना देते रहेंगे टाइम पर। इनको ज़िंदा रखने के लिए मिट्टी को हमेशा कवर करना पड़ेगा, जैसे कि मल्चिंग करना। अगर आप सब्जियां लगाना चाहते हैं, अगर आप हाउस प्लांट्स लगा रहे हैं ना, तो फिर मेरी सारी इन बातों को इग्नोर कर सकते हैं आप। क्योंकि हाउस प्लांट जो कि फूल देने वाले पौधे, पत्ते देने वाले पौधे, बेलें हों, उनको कोई इतनी खाद की ज़रूरत नहीं होती। तो सब्जियां लगाने के लिए मज़दूर भी हमें चाहिए। तो मिट्टी को कवर रखना है, भले वो गमले की मिट्टी हो, भले ज़मीन की मिट्टी हो, हर वक्त उसको किसी न किसी बायोमास से कवर रखना है। भले वो सूखे पत्ते हों, भले वो गीले पत्ते हों, मिट्टी को हमेशा कवर होना चाहिए। सूरज सीधा सीधा मिट्टी पर नहीं आना चाहिए, ना गोडी होनी चाहिए। जड़ी बूटियाँ भी इस तरह बहुत कम उगेंगी क्योंकि मिट्टी तो ढकी रहेगी।
जड़ी बूटियों के बीज तब सही जर्मिनेट होते हैं जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है। हम तो बीज लगाकर धूप से दूर रखते हैं ना, लेकिन जड़ी बूटियों के बीज हज़ारों सालों से मिट्टी में मौजूद हैं। आप खाली गमले के अंदर मिट्टी डालकर रख दीजिए, पानी भी ना दें, आप देखेंगे 15 दिन या 1 महीने के बाद कोई ना कोई घास, कोई ना कोई जड़ी बूटी वहाँ पर उग जाती है। वो कहाँ से बीज आता है? वो कुदरत ने पहले से ही बीज में रखे हैं, लेकिन उनको एक ख़ास टेम्परेचर, एक ख़ास एनवायरनमेंट चाहिए, जो कि हमारी सब्ज़ी वाले पौधों को नहीं चाहिए। हमारे सब्ज़ी वाले पौधों के बीजों की काफ़ी हिफाजत करना पड़ती है, उनको प्रॉपर नमी देनी पड़ती है, सूरज की धूप से बचाना पड़ता है, हल्की सी मिट्टी से कवर करना पड़ता है ताकि वो बीज जर्मिनेट हो। समटाइम तो वो भी बीज हमारे जर्मिनेट नहीं हो पाते। लेकिन जड़ी बूटियों के बीज इतने सख्त जान होते हैं कि पानी दें या ना दें, सूरज की रोशनी भी इवन उसके ऊपर पड़ती रहे, फिर भी वो जर्मिनेट हो जाते हैं। इसलिए हमने मिट्टी को कवर करना है ताकि माइक्रोब्स भी ज़िंदा रहें और जड़ी बूटियों के बीज भी ना उग पाएँ। बाकी रही बात मिट्टी को काला करने की या काली काली मिट्टी खूबसूरत दिखने वाली, ये भी आप बना सकते हैं, लेकिन माइक्रोब्स तो साथ होने चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से काम करेंगी। ये काला काला सा कार्बन तो है, लेकिन ये अभी एक्टिव नहीं है। ये एक्टिव कब होगा? जब बैक्टीरिया इसको आकर खाएंगे। असल में बैक्टीरिया के दांत नहीं होते और ना ही वो पोटी करता है, वो अपनी स्किन से ही सब कुछ ऑब्जर्व करता है और अपनी बॉडी से ही रिलीज़ करता है। नाइट्रोजन बनाने वाला बैक्टीरिया अलग है, फास्फोरस वाला अलग है, पोटाश वाला अलग है, हर एलिमेंट बनाने वाला बैक्टीरिया अलग है। आप क्या समझते हैं ये सारे एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं? ये कुदरत ने पहले राज रखा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की तो साइंसदानों को भी पता चलने लगा कि अरे ये क्या, ये हम तो नहीं कर रहे, इसके पीछे तो बैक्टीरिया, फंगस और वायरस है जो कुदरत के कानून को संभाले हुए हैं। जंगलों में आपने कभी नोट किया सेब के पौधे, अखरोट के पौधे, अंजीर, नाशपाती, इस तरह के पौधे कैसे उग रहे हैं और कैसे उनको अच्छा अच्छा फल भी लग रहा है और कोई कीड़ों का हमला भी नहीं हो रहा? वो सब माइक्रोब्स का ही कमाल है। हम इंसानों के हत्थे जब केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड चढ़ गया, मुश्किलात और भी बढ़ गई हमारी। केमिकल एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और दूसरे ट्रेस एलिमेंट्स जब तक हम डालते रहेंगे मिट्टी में, तब तक हमारे पौधे सब्जियां देते रहेंगे। जब हमने देना बंद किया तो समझ लीजिएगा कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन पहले ज़मानों में ये केमिकल थे ही कहाँ। लोगों की पॉपुलेशन पहले भी बढ़ती थी और आज भी बढ़ रही हैं, लेकिन पहले की पॉपुलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और आज की काफ़ी कमज़ोर। पहले बीमारियां बहुत कम थी, लेकिन आज तो घर घर में बीमारी। दूध में बगैर जाग लगाए हुए कभी भी आपका दूध दही नहीं बन सकता जबकि माइक्रोब्स ना हों। और दही बनाने वाला माइक्रोब कौन सा है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। उसी का तो 1 चम्मच 100 किलो दूध को रातों रात दही बना देता है, गाढ़ा बना देता है, क्योंकि कुदरत ने इन चीज़ों को मल्टीप्लाई होने की ताकत दी है। तो हमारी मिट्टी के अंदर भी माइक्रोब्स मल्टीप्लाई होते रहेंगे। हमारी मिट्टी में हमें अलग अलग खादें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये कब तक होगा? कम से कम 1 साल तो लगेगा ही। जब तक हमारी मिट्टी लाइव रहेगी, उसको खाना मिलता रहेगा, बैक्टीरिया वो खाना खा खा कर पौधे की जड़ को देते रहेंगे और पौधे फल देते रहेंगे और हम खाते रहेंगे, वही ताकत हमारे अंदर आती रहेगी। याद रखिए, जिन माइक्रोब्स की ज़रूरत पौधों को होती है, उन्हीं की हम इंसानों और जानवरों को भी। हमारे पेट के अंदर भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस मौजूद है, अच्छे वाले भी और बुरे वाले भी। बुरे वाले तब एक्टिव हो जाते हैं जब अच्छों की तादाद कम हो जाए, और आजकल यही तो हो रहा है। हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं? हमारा बॉडी का इकोसिस्टम क्यों बिगड़ रहा है? इसी वजह से कि हमारा खाना वो रहा ही नहीं है। चलिए, भाषण बहुत हो गया। अगर आप समझ गए हैं तो इंशाल्लाह सब्जियां भी लगाना सीख जाएंगे। वीडियो में किसी किस्म की कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ में उस बात को क्लियर कर दूँ। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।